सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की, जिसमें अपना चौथा लेसन प्रारंभ हो चुका था। चौथे लेसन का एक वीडियो मतलब एक पार्ट कंप्लीट, आज सेकंड वीडियो की चर्चा। पहले वीडियो मैंने आपको बता दिया था ये वाला जो लेसन है वो बोर्ड परीक्षा में होगा 4 नंबर का। लेसन से केवल एक प्रश्न आएगा, वो अकेला प्रश्न होगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो 4 नंबर के 2 प्रश्नों की अपनी चर्चा हो चुकी थी। और दूसरा जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ था। इसके कुछ कारण अपन ने देखे थे। आज के वीडियो में भी अपन उसी औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। तो औद्योगिक क्रांति के बारे में एक प्रश्न हो चुका था कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से क्यों हुआ था। इसमें अब अपन चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के तहत क्या क्या नए आविष्कार हुए थे, किन किन क्षेत्रों में आविष्कार हुए थे। तो प्रश्न आपका बनता है इसमें औद्योगिक क्रांति से विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कारों का वर्णन करो। क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक क्रांति से विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कारों का वर्णन करो। मतलब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, देखो औद्योगिक क्रांति का मतलब अपन समझ चुके थे कि बहुत ज़्यादा उद्योगों की स्थापना हुई थी। हाथों से होने वाला कार्य किससे होने लग गया था? मशीनों से, मतलब उद्योगों में होने लग गया था। तो बहुत ज़्यादा उद्योगों की स्थापना होना ही क्या कहलाएगी? औद्योगिक क्रांति कहलाएगी। अब औद्योगिक क्रांति होगी तो देखो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी चेंजिंग, काफ़ी परिवर्तन होंगे। लोहे इस्पात उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन होंगे, परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन होंगे, संचार के क्षेत्र में परिवर्तन होंगे। तो किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुए थे अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे अपन किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। मतलब कृषि क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए थे। तो देखो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सबसे पहले जो सुधार हुआ था वो कौन से क्षेत्र में हुआ था? कृषि क्षेत्र में हुआ था। उसका कारण ये है क्योंकि बहुत से उद्योग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किस पे निर्भर रहते हैं? कृषि पे निर्भर रहते हैं। जैसे आज कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कृषि से कपास का उत्पादन होगा तभी कपड़े का निर्माण होगा। आज चीनी उद्योग है, शक्कर उद्योग है, डायरेक्ट किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। कृषि के तहत गन्ने का उत्पादन होगा तभी शक्कर उद्योग या चीनी उद्योग चल पाएगा। समझ गए बात? तो कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट किस पे निर्भर रहते हैं? कृषि पे निर्भर रहते हैं। इस कारण औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले सुधार किस में हुए थे? कृषि क्षेत्र में हुए थे। तो सबसे पहला एंड तो अपन यही लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति के तहत सबसे पहले सुधार, मतलब कई क्षेत्रों में सुधार कह दो चाहे आविष्कार कह दो, एक ही बात है। सबसे पहले सुधार कृषि क्षेत्र में हुए थे। अपने कारण भी बता सकते हैं क्योंकि बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो डायरेक्ट किस पे निर्भर है? कृषि पे। डायरेक्ट लिख दो चाहे प्रत्यक्ष रूप से लिख दो। प्रत्यक्ष रूप से अगर नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट लिख देना आप। जो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं। क्यों? तो अब देखो कृषि क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ। सबसे पहले तो एक विद्वान था जिसका नाम था जेथ्रो टल। क्या नाम था? जेथ्रो टल। जेथ्रो टल नामक विद्वान ने एक मशीन बनाई। उस मशीन का नाम था सीड ड्रिल। देखो वर्ड इस क्वेश्चन में, इस लेसन में मान लो ऐसे आएंगे। सीड ड्रिल जो मशीन थी, उस मशीन से क्या होता था कि बड़े बड़े खेतों में एक साथ बीज की बुआई हो सकती थी। तो कृषि के क्षेत्र में मशीनों की शुरुआत तो ही गई ना। तो इसमें देखो क्या क्या सुधार हुआ था। जेथ्रो टल ने
ने सीड ड्रिल, सीड का मतलब बीज ही होता है, सीड ड्रिल नामक मशीन बनाई जिससे एक साथ बड़े बड़े खेतों में बीज बोना आसान हो गया। समझ गए बात। अब इसके अलावा क्या हुआ, एक तो ये मशीन हो गई। 1793 में क्या होता है, अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन का निर्माण हुआ। सीड ड्रिल मशीन का निर्माण हो गया पहले तो। अब देखो, हर में अपन विद्वान का नाम भी नहीं लिखेंगे, सन भी नहीं लिखेंगे, जहां पॉसिबल है, जहां ठीक लग रहा है वहां लिखेंगे अपन, ज़्यादा तुम्हें याद भी नहीं होगा। 1793 में एक ऐसी मशीन का निर्माण हुआ जिससे अनाज को भूसे से अलग किया जा सके। में ऐसी मशीन का निर्माण हुआ 1793 में, ऐसी मशीन का निर्माण हुआ जिससे अनाज को भूसे से जो लिख देते हैं, जो अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन थी। अब इसके बाद में 1884 ईस्वी में फसल काटने की मशीन का निर्माण हुआ। अब एक बार समझ लेना इसका आंसर, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सीड ड्रिल मशीन तो किस काम में आती थी, बीज बोने के काम में आती थी। मतलब बड़े बड़े खेतों में एक साथ बीज की बुआई करनी है तो कौन सी मशीन काम में लेंगे, सीड ड्रिल। एक मशीन 1793 में बनी जिसके माध्यम से अनाज को भूसे से अलग किया जाता था। अगर कोई बच्चा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे के घर खेती बाड़ी होगी वो तो बहुत आसानी से इसको समझ सकता है। भूसा तो कहते हैं किसको, ये जो घास फूस, जैसे अनाज है, गेहूँ उग गए खेतों में। अब गेहूँ से क्या क्या होता है, गेहूँ की फसल उगा ली, एक तो अपने खाने के लिए गेहूँ होते हैं, उसके बाद पशुओं के लिए उसी में से भूसा निकलता है जिसे अपन कुट्टी वगैरह ये बोलते हैं साधारण भाषा में। तो और अब जो मशीन आती है उसको थ्रेसर बोलते हैं। तो ऐसी एक थ्रेसर का निर्माण हो गया जिसके माध्यम से अनाज अलग कर लो और भूसा अलग कर लो, चारा अलग कर लो और अनाज अलग कर लो, ऐसी मशीन का निर्माण हो गया। फसल काटने वाली मशीन जो होती है, जैसे गेहूं की फसल है जिसे अपन लावणी बोलते हैं अपनी साधारण भाषा में, तो ऐसी मशीनों का निर्माण हो गया जिसके माध्यम से फसलों की क्या की गई, कटाई की गई। तो ये परिवर्तन तो आए कौन से क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। अब अपन बात करेंगे वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए। तो कृषि क्षेत्र के बाद में लेंगे अपन कौन सा, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे उनकी चर्चा करने से पहले अपने को कुछ बातें ये बतानी है कि पहले क्या होता था, इंग्लैंड जो है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई कहाँ थी, इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले प्रारंभ। इंग्लैंड पहले भारत से कपड़े मंगवाता था क्योंकि इंग्लैंड में कपड़ों का निर्माण इतने वृहद स्तर पर या ज़्यादा नहीं हो पाता था। भारत में कपड़ों का निर्माण काफ़ी ज़्यादा होता था। इंग्लैंड भी कपड़े कहाँ से मंगवाता था, भारत से मंगवाता था। लेकिन उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में हो गया, मतलब ब्रिटेन का या इंग्लैंड का शासन भारत में स्थापित हो गया, तो अब इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, भारत से कपास ले जाते थे और वहाँ इंग्लैंड में ही क्या करने लगे, कपड़ों का निर्माण करने लगे। तो ये एक दो लाइन ये बता देना पहले। प्रारंभ में
इंग्लैंड भारत से कपड़ों का आयात करता था। ये वर्ड नहीं समझ में आए तो साधारण भाषा में लिख देना, इंग्लैंड भारत से कपड़े मंगवाता था, कपड़ों का आयात करता था। लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लिख देना, या फिर इंग्लैंड का शासन लिख देना, एक ही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन या इंग्लैंड का शासन भी लिख सकते हैं अपन, स्थापित हो गया तो भारत से इंग्लैंड कपास भेजा जाने लगा और इंग्लैंड में ही कपड़ों का निर्माण प्रारंभ हुआ। क्योंकि कपास से ही किसका निर्माण होता है? कपड़ों का निर्माण होता है। अब देखो क्या होता है, आविष्कार क्या क्या हुआ। 1733 ईस्वी में एक विद्वान है जिसका नाम है जॉन के, इसके द्वारा निर्माण किया गया किसका? फ्लाइंग शटल का। फ्लाइंग शटल जो मशीन आती है, उस फ्लाइंग शटल मशीन से एक साथ काफ़ी ज़्यादा कपड़े का निर्माण किया जा सकता है। समझ गए बात? कपास से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। अगर फ्लाइंग शटल मशीन हो तो एक साथ बहुत सारी कपास से बहुत ज़्यादा कपड़ा बनाया जा सकता है। तो एक तो इस मशीन का आविष्कार हुआ 1733 में जॉन के द्वारा। ये के वैसे नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है? जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया, जिससे एक साथ अधिक कपड़े का निर्माण किया जा सकता था। अब उसके बाद 1765 में एक विद्वान था जिसका नाम था हरग्रीव्स। क्या नाम था? हरग्रीव्स। इसके द्वारा कताई की मशीन का निर्माण किया गया। हरग्रीव्स द्वारा कताई की मशीन का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से एक साथ अधिक कताई की जा सके। कताई की मशीन का निर्माण किया गया, जिससे एक साथ बहुत अधिक धागों की कताई की जा सके। अब इसके बाद में 1769 में वाटर फ्रेम का निर्माण हुआ और वाटर फ्रेम के द्वारा मजबूत धागे का निर्माण होने लगा। में किसका निर्माण हुआ? वाटर फ्रेम का निर्माण हुआ। अगर नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, 1769 ईस्वी में वाटर फ्रेम का निर्माण हुआ, जिससे मजबूत धागे का निर्माण होने लगा। अब देखो, याद करने में जोर आएगा, पूरा याद नहीं कर पाओ तो अगर देखो याद हो जाए तो कोशिश करना पूरा याद करने की। याद नहीं हो तो एक आधी सन कोई सी याद हो जाए ना, एक आधी सन लिख देना आप आंसर में, ताकि मतलब कॉपी चेक करने वालों को ये लगे कि हाँ भाई इस बालक को जो क्वेश्चन लिख रहा है, आंसर लिख रहा है बोर्ड एग्जाम में, उसको सन भी याद है। समझ रहे हो बात?
तो ये वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ जिससे कपड़े का निर्माण संभव हुआ। हरग्रीव्स ने कताई की मशीन का निर्माण किया जिसके माध्यम से एक साथ बहुत सारे धागों की कताई हो सकती थी। फिर वाटर फ्रेम का निर्माण हुआ जिससे मजबूत धागे का निर्माण होने लगा। तो ये वस्त्र उद्योग में क्या हुए नए आविष्कार। अब बात करेंगे अपन कौन से क्षेत्र में, लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में। लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में मतलब लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या नए आविष्कार हुए थे। तो सबसे पहले तो आप बताओगे 1709 ईस्वी में 1709 ईस्वी में देखो एक भट्ठी थी जिसका नाम था धमन भट्ठी। उस धमन भट्ठी का आविष्कार हुआ था। धमन भट्ठी के माध्यम से लोहे को पिघलाना आसान हो गया। देखो लोहे की मशीनें बनती थी। अब मशीनें बनाने के लिए लोहे को पिघलाना तो पड़ता था ना। अब एक तो कोयले में पिघलाएं तो कोयला गर्म हो और उसके बाद में वहां उसके ऊपर लोहा रखो तो काफ़ी टाइम लगता था। एक दमन भट्ठी बना दी, उस दमन भट्ठी में फिर कोयला डालो और आराम से लोहे को पिघलाना क्या हो गया, आसान हो गया। तो 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी द्वारा दमन भट्ठी, क्योंकि भट्ठी से समझ जाना किस काम में आएगी, लोहे को पिघलाने के, दमन भट्ठी का आविष्कार किया गया जिसके माध्यम से लोहे को क्या किया जाता था, लोहे को पिघलाया जाता था। और इसके बाद में दमन भट्ठी हो गई। एक भट्ठी आएगी एलोडन भट्ठी। एलोडन भट्ठी के माध्यम से लोहे में जो भी अशुद्धि होती थी उन अशुद्धियों को अलग किया जाता था। देखो एक तो दमन भट्ठी का आविष्कार हो गया, ये नाम याद रहे तो रहे, वरना छोड़ देना। आप तो ये लिख देना दमन भट्ठी का आविष्कार हुआ जिसके माध्यम से लोहे को पिघलाया जाता था। फिर एलोडन भट्ठी का आविष्कार हुआ जिसके माध्यम से लोहे की अशुद्धि को दूर किया जाता था। तो अब बात करें अपन एलोडन भट्ठी। हेनरी कोर्ट द्वारा एलोडन भट्ठी का आविष्कार किया गया जिसके माध्यम से क्या किया जाता था, लोहे की अशुद्धि को दूर किया जाता था। लोहे की अशुद्धि को दूर किया जाता था। समझ गए बात। तो ये लोहे के क्षेत्र में। अब समझना आप आगे लो, लोहे का आविष्कार पहले हुआ। ये दोनों आविष्कार लोहे से संबंधित थे। दमन भट्ठी के माध्यम से लोहे को पिघलाना और एलोडन भट्ठी के माध्यम से लोहे की अशुद्धि को दूर करना। अब लोहे की मशीनें तो बनने लग गई, लेकिन आपको पता हो तो लोहे में कुछ समय बाद ही जंग लग जाती है, इसलिए लोहे की मशीनें ज़्यादा कारगर नहीं होती। अब लोहे से निर्माण किया गया किसका, इस्पात का, ताकि और अच्छी क्वालिटी की मशीनें बन सके। देखो जो खनिज प्राप्त होता है हमें धरती में से, वो तो प्राप्त होता है लोहा। फिर उस लोहे में कार्बन और मैग्नीज मिलाया जाता है। जब लोहे में कार्बन और मैग्नीज मिलाया जाता है तो जो धातु तैयार होती है वो कौन सी होती है, इस्पात होती है, जो लोहे से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। इस्पात की मशीनें लोहे की मशीनों से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो अब आप बता देना, लोहे में जंग लगने की
संभावना रहती थी। लोहे की मशीनों लिख देना, सॉरी, लोहे की मशीनों में जंग लगने की संभावना रहती थी, इसलिए ये क्या बोलते हैं इसको, इस्पात का आविष्कार किया गया तथा इस्पात की मशीनें बनने लगी। अब मशीनें किसकी बनने लगी? इस्पात की मशीनें बनने लगी। तो ये परिवर्तन हो गया कौन से क्षेत्र में? लोहे इस्पात उद्योग के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट अपन बात करें परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए थे या क्या क्या परिवर्तन हुए थे? देखो ये भी अपन समझ सकते हैं कि बिना परिवहन के उद्योग चलना संभव नहीं है। अब उद्योग तो स्थापित हो गए, लेकिन उद्योग में किसी वस्तु का निर्माण होगा तो उसके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। कच्चा माल साधन द्वारा वहां तक पहुंचाया जाएगा, फिर उद्योगों में कोई तैयार माल होगा उसको मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। तो उद्योग लगातार विकास करते रहे, इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की आवश्यकता होगी। अब परिवहन में सबसे पहले तो सड़क परिवहन का निर्माण किया गया। समझना, सड़कें बनाने के नए तरीके की शुरुआत हुई। देखो कौन सा तरीका शुरू हुआ सड़कें बनाने का? पहले तो नीचे बड़े बड़े पत्थर बिछाए गए, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर बिछाए गए। दोबारा समझना, पहले नीचे तो एक बड़े बड़े पत्थरों की परत बिछाई गई, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों की परत बिछाई गई और उसके ऊपर मिट्टी बिछा दी गई। किसका निर्माण हो गया? सड़कों का निर्माण हो गया। अब आप ये मत सोचना कि भाई पत्थरों के ऊपर तो डामर बिछानी चाहिए थी। तब की बात है, कब की? 18वीं शताब्दी की बात है। उस समय इतना आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी पत्थर बिछाना और ऊपर मिट्टी बिछाना, एक तरह से उस पर साधन तो चल ही सकते थे ना, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा ज़मीन में धसेगी नहीं। क्योंकि मिट्टी के नीचे क्या बिछा रखे हैं? पहले बड़े बड़े पत्थर, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर और उसके ऊपर मिट्टी। तो ये सड़कें बनाने के एक नए तरीके की शुरुआत उस समय हुई थी, जिसके तहत सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों की एक परत बिछाई जाती थी, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों की परत बिछाई जाती थी तथा उसके ऊपर क्या बिछा दी जाती थी? मिट्टी बिछा दी जाती थी। ऐसे किसका निर्माण हुआ उस समय? सड़कों का निर्माण हुआ। अब देखो बहुत ज़्यादा सामान सड़कों के माध्यम से नहीं जा सकता, इसलिए किसका निर्माण किया गया? नहरों का निर्माण किया गया। अधिक सामान ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। देखो आज विश्व की सबसे व्यस्त नहर की बात करें पर स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। उस स्वेज नहर का निर्माण भी इसी औद्योगिक क्रांति की देन माना जाता है। समझ रहे हो बात? तो अधिक सामान ले जाने के लिए नहरों का निर्माण का मतलब समझना, कोई नदी बह रही है, उस नदी का रास्ता मोड़कर
अगर पानी का नया रास्ता बनाया जाता है वो क्या होती है, नहर कहलाती है। तो किसका निर्माण किया गया, नहरों का निर्माण किया गया। रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हुआ। पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1830 में चलाई गई थी, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। भारत में मैंने आपको बताया था पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 1854 में चली थी, 1853 ईस्वी में चली थी, सॉरी, वो चली थी मुंबई से ठाणे तक। और अब विश्व की बात कर रहा हूँ, पहली रेलगाड़ी 1830 में चली थी, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। रेलगाड़ियां प्रारंभ हुई। पहली रेलगाड़ी 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चलाई गई। ये परिवर्तन हुआ कौन से क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। और लास्ट बात करेंगे अपन संचार के क्षेत्र में। छोटा सा ये संचार वाला तो संचार का मतलब होता है अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना। तो पहले तो देखो तार का या डाक का आविष्कार हुआ, डाक या पोस्ट के माध्यम से लेटर लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती थी। तो उससे तो संचार के क्षेत्र में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब ग्राहम वेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ग्राहम वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, तब संचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़े से मत मानना यार। संचार के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। अचानक से विकास होना भी क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। तो अपन केवल ग्राहम वेल वाली बात लिखेंगे संचार के क्षेत्र में। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। मतलब संचार बहुत आसान हो गया। टेलीफोन का मतलब तो समझते हो, यहाँ बैठे बैठे अपन कहीं भी बात कर सकते हैं। तो संचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। ये अपना तीसरा जो प्रश्न था उसका आंसर कंप्लीट। कौन कौन से क्षेत्रों में परिवर्तन हुए या कौन कौन से क्षेत्रों में आविष्कार हुए थे, 5 क्षेत्रों का उल्लेख अपन इस प्रश्न में कर चुके हैं। अब एक प्रश्न और है, होने को तो 4 नंबर का ही वो है, लेकिन है बहुत आसान और छोटा सा प्रश्न, वो अपन और देख लेते हैं। प्रश्न है औद्योगिक क्रांति के परिणाम। औद्योगिक क्रांति के बारे में लास्ट प्रश्न है, उसके बाद में औद्योगिक क्रांति के बारे में कोई प्रश्न नहीं बनता। औद्योगिक क्रांति के परिणाम मतलब क्या क्या परिणाम हुए औद्योगिक क्रांति के। परिवर्तन देख लिया, आविष्कार देख लिया अपन ने, अब परिणाम देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है इसमें आर्थिक परिणाम। अपन आसानी से समझ सकते हैं। औद्योगिक क्रांति से बताओ उत्पादन में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो व्यापार में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम हुआ वो ये हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई और व्यापार में वृद्धि हुई। तो आर्थिक परिणाम में लिख देना सबसे पहले, औद्योगिक क्रांति से उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि नहीं, अत्यधिक वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, अत्यधिक वृद्धि हुई। अब ये तो अच्छी बात है भाई, उत्पादन भी बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। आर्थिक संतुलन जो था, आर्थिक संतुलन का मतलब आर्थिक रूप से समानता, गांवों और शहरों में जो आर्थिक समानता थी ना वो बिगड़ गई। आर्थिक संतुलन बिगड़ गया किस किस के मध्य, गांवों और शहरों के मध्य। लेकिन
गांव व शहरों के मध्य, कारण बताऊंगा आपको कैसे बिगड़ गया, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। कैसे, अब समझना इसका मतलब। गाँव में तो कुटीर उद्योग चलते थे, कुटीर उद्योग का मतलब छोटे उद्योग चलते थे, हाथों से काम करते थे गांव के लोग बाग, आराम से वो अपनी जीविका चला लेते थे। अब जब शहरों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई तो शहरों का तो काफी विकास हो गया। अब बड़े उद्योगों में एक साथ बहुत ज्यादा वस्तुएं बनने लगी, तो गांव के कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो गांव और शहरों में आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। कारण क्या था, गांव के कुटीर उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गए, इसलिए गांव की स्थिति तो खराब हो गई, आर्थिक स्थिति, और शहरों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई तो शहरों का काफी ज्यादा आर्थिक विकास हुआ। तो गांव और शहरों में आर्थिक संतुलन क्या हो गया, बिगड़ गया, गैप ज्यादा हो गया। क्योंकि शहरों में तो बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, इसलिए शहरों का तो आर्थिक विकास हुआ, लेकिन गांवों के कुटीर उद्योग बंद हो गए, इससे गांव की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, इससे गांव की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आसान सा है, आप आराम से समझ गए होंगे और अपनी भाषा में आप इसको समझा देना। देखो परीक्षा की एक छोटी सी ट्रिक और बताऊं मैं, अगर पॉइंट भी आप सही लिख देते हो ना तो भी ये मान लेना आपके बहुत अच्छे अंक आ जाते हैं। हालांकि आप केवल पॉइंट पे विश्वास मत करना, आपको तो समझाया जा रहा, आप तो कंप्लीट याद करना है इसको। तो औद्योगिक क्रांति का पहला परिणाम तो हो गया आर्थिक परिणाम। दूसरा परिणाम देखेंगे अपन कौन सा, राजनीतिक परिणाम। दूसरा परिणाम कौन सा है, राजनीतिक। अब समझना बात, उद्योगों की स्थापना हुई तो श्रमिक तो उद्योगों में जाएंगे ना काम करने के लिए, और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने से एक जगह काफी ज्यादा श्रमिक काम करने लगे और उनमें क्या बन गए, संगठन बन गए। तो ऐसा मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। उसका राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा वो बाद में बताएंगे, पहले तो ये ध्यान रखना, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने से श्रमिक संगठनों का निर्माण हुआ। अब देखो श्रमिक संगठनों का निर्माण हो गया, अकेला आदमी तो वैसे भी देखो हर किसी की बात नहीं करा, ज्यादातर अकेला आदमी कमजोर होता है, संगठन में ताकत मानी जाती है, शक्ति मानी जाती है। जब इन संगठनों का निर्माण हुआ तो ये संगठन समान अधिकारों की मांग करने लगे, लोकतंत्र की मांग करने लगे। ये लोकतंत्र और अधिकार किस में आता है, राजनीति में आता है। समझ के बाद तो ये राजनीतिक परिणाम कहलाएगा। ये श्रमिक संगठन समान अधिकारों तथा लोकतंत्र की मांग करने लगे। ये कौन सा परिणाम हो गया, राजनीतिक परिणाम। तीसरा दे रखा है अपने किताब में कौन सा, सामाजिक परिणाम। तो एक बार लिख देता हूं मैं, समाज में क्या क्या बदलाव हुआ। नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, उसके बाद समझा दूंगा। नैतिक मूल्यों में गिरावट आई,
संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों का निर्माण हुआ, परिवार होने लगे, मानवीय संबंध कमजोर होने लगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, अपने जो किताब में दे रखा है वो ही बताएंगे आदि। बस अब समझना बात। औद्योगिक क्रांति हुई, गांव से लोग कहाँ जाने लगे, शहरों में जाने लगे। अब बताओ शहरों में क्या एक दूसरे के प्रति लोगों का इतना लगाव रहता है क्या? नहीं रह पाता। शहरों में लोग बाग पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, जबकि गांव के लोग पूरे गांव को जानते हैं। गांव में मानवीय संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भी काम में आते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति से तो गाँव का तो पता नहीं हो गया यार, शहरों को बढ़ावा मिला। जब शहरों को बढ़ावा मिला तो नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आ गई। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार, मतलब जो बड़े बड़े परिवार होते थे वो छोटे छोटे परिवार होने लग गए। बेटे की शादी हुई, बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बस अलग हो गया माँ बाप से। तो ये संयुक्त परिवार की जगह कौन से परिवार होने लगे? एकल परिवार होने लगे। इससे मानवीय संबंध कमजोर होने लगे। लास्ट अपन परिणाम देखेंगे कौन सा? वैचारिक परिणाम। चाहे तो अपन नीचे भी लिख सकते थे। वैचारिक परिणाम में आपको बस यही ध्यान रखना है कि दो विचारधाराओं का उस समय जन्म हुआ था, एक पूंजीवादी विचारधारा और एक समाजवादी विचारधारा। दोनों विचारधाराओं के बारे में मैंने 17वें लेसन में कंप्लीट चर्चा कर ली थी, यहाँ अपने को ज़्यादा लिखना नहीं है उसके बारे में। वैचारिक परिणाम बस सिंपल सा लिख देना, औद्योगिक क्रांति से दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति से दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। कौन कौन सी विचारधारा? पूंजीवादी विचारधारा व समाजवादी विचारधारा। और इसी के साथ अपने जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम थे, इसके चारों पॉइंट कंप्लीट। और औद्योगिक क्रांति लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेसन की तो जो संभावना है शायद 2 वीडियो नेक्स्ट और बनेंगे, उसमें लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति के संबंध में जो भी प्रश्न बनते थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट इसी लेसन के 3rd पार्ट में 3rd वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।